JIPU और हवाई ने हाल ही में असेंड एटलस 800 TA2 हार्डवेयर और माइंडपो पर पूरी तरह से प्रशिक्षित GLM इमेज को ओपन सोर्स किया है। यह सीधा संकेत है कि चीन का आईस्टैक स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है। गूगल ने वो 3.1 को रेफरेंस इमेज वीडियो जनरेशन, नेटिव वर्टिकल आउटपुट, 1080p+4 के अपस्केलिंग और सिंथ 8 वाटरमार्किंग के साथ अपग्रेड किया है। इसे जेमिनाई, यूट्यूब क्रिएट और वर्टेक्स AI पर रोल आउट किया गया है। इसके बाद गूगल ने मेडगेमा 1.5 और मेड असर के साथ हेल्थकेयर वर्कफ्लो को संभाला है, जो रियल CT, MRI, पैथोलॉजी स्लाइड, लैब रिपोर्ट एक्सट्रैक्शन और क्लिनिकल स्पीच को टेक्स्ट में बदलने के लिए बनाया गया है। और रॉकेट AI ग्लास के साथ आया है, जो ChatGPT को एकीकृत करता है, 4 के रिकॉर्ड करता है, 89 भाषाओं में अनुवाद करता है और एलप पे और ग्लास पे के माध्यम से भुगतान जोड़ता है। ठीक है, चीन में ZEP से शुरुआत करते हैं क्योंकि यह यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। ZEP ने GLM इमेज नामक मॉडल को ओपन सोर्स करने के लिए हवाई के साथ साझेदारी की घोषणा की। यह एक नई पीढ़ी का इमेज जनरेशन मॉडल है जिसे वे मल्टीमॉडल AI में अत्याधुनिक प्रदर्शन सोडा के रूप में वर्णित करते हैं। अब जो इसे खास बनाता है वह केवल मॉडल की गुणवत्ता नहीं है। असली हेडलाइन यह है कि JIPU का कहना है कि GLM इमेज देश का पहला मल्टीमॉडल मॉडल है जिसे पूरी तरह से घरेलू रूप से उत्पादित चिप्स पर प्रशिक्षित किया गया था, जिसका अर्थ है कि पूरी चीज शुरू से अंत तक एनवीडिया हार्डवेयर पर निर्भर नहीं थी। यह अकेले एक बड़ा संकेत है क्योंकि AI का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि कंप्यूट अड़चन है। यह अब डेटा नहीं है, कई मामलों में यह आर्किटेक्चर भी नहीं है, यह आपूर्ति, नियंत्रण और स्वतंत्रता है। ZEP ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि GLM इमेज को डेटा प्रोसेसिंग से लेकर ट्रेनिंग तक हवाई असेंड एटलस 800 TA2 हार्डवेयर का उपयोग करके प्रशिक्षित किया गया था और यह पाइपलाइन हवाई के AI फ्रेमवर्क माइंडपो पर चलती है। तो यह कोई वर्कअराउंड नहीं था जहां आप पश्चिमी हार्डवेयर पर प्रशिक्षण देते हैं और फिर बाद में चीजों को पोर्ट करते हैं। वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पाइपलाइन को इस घरेलू स्टैक के लिए बनाया और अनुकूलित किया गया था, और वे इससे भी आगे जाते हैं। उन्होंने इसे पहला ओपन सोर्स मल्टीमॉडल मॉडल बताया है जो घरेलू स्तर पर विकसित चीनी चिप्स पर प्रशिक्षित होने के बाद सोडा परफॉर्मेंस तक पहुंच गया है। यह वाक्य मूल रूप से पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। चीन एक वैकल्पिक आई स्टैक बना रहा है और यह अब केवल सैद्धांतिक नहीं है, यह वास्तव में उस स्तर पर काम कर रहा है जहां आप प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। तकनीकी रूप से आर्किटेक्चर भी दिलचस्प है। ZIPU का कहना है कि GLM इमेज एक हाइब्रिड ऑटो रिग्रेसिव प्लस डिफ्यूजन डिकोडर आर्किटेक्चर का उपयोग करता है। यह अधिक सामान्य लेटेंट डिफ्यूजन मॉडल दृष्टिकोण LDM से अलग है, जिसका अधिकांश बड़े इमेज जनरेटर निर्भर करते हैं। जिस तरह से वे इसे पेश करते हैं वह यह है कि यह हाइब्रिड प्रतिमान भाषा और छवि निर्माण को अधिक मजबूती से एकीकृत करता है और यह ज्ञान की गहनता वाले निर्माण परिदृश्यों में परिणामों को बेहतर बनाता है। दूसरे शब्दों में, केवल सुंदर चित्र ही नहीं बल्कि ऐसी छवियां बनाना जिनके लिए सही ज्ञान, संबंध, विवरण की आवश्यकता होती है जो समझ में आते हैं। ZEPU के एक शोध साथी ने बताया कि उन्होंने पूरी पाइपलाइन में हुआवेई के साथ मिलकर काम किया। डेटा तैयार करना, बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण और असेंड एटलस 800 TA2 उपकरणों पर अनुमान अनुकूलन। उन्होंने कहा कि संयुक्त डिबगिंग और ऑप्टिमाइजेशन के बाद ट्रेनिंग परफॉर्मेंस हार्डवेयर की व्यवहारिक सीमा के करीब पहुंच गया। यह एक बहुत ही खुलासा करने वाली बात है क्योंकि इसका मतलब है कि उन्होंने उस प्लेटफॉर्म से हर संभव चीज निचोड़ ली। एक असली फुल स्टैक टीम यही करती है। बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन चिप्स को तब तक आगे बढ़ाया जाता है जब तक कि अड़चनें हार्डवेयर की छत पर न आ जाएं। ZEP के ज़ांग वेंडी ने कहा कि GLM इमेज का लक्ष्य शुरू से ही फुल स्टैक इनोवेशन था। उन्होंने ऑटो रेग्रेसिव प्लस डिफ्यूजन डिकोडर आर्किटेक्चर को मान्य किया, असेंड डिवाइस पर ट्रेनिंग और इन्फ्लुएंस अडेप्टेशन लागू किया और हवाई ने अड़चनों को दूर करने के लिए डिबगिंग और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का समर्थन किया। तो यह पूरी चीज एक मॉडल रिलीज से बड़ी है। यह फ्रेमवर्क और स्टैक के फिर से रणनीतिक बनने के बारे में है। सालों तक वैश्विक आई दुनिया ने ऐसा व्यवहार किया जैसे फ्रेमवर्क पहले ही तय हो चुके हैं। PTorch हर जगह है, टेंसरफ्लो अभी भी जीवित है, विशिष्ट टीमों के लिए जैक। लेकिन अब चिप पक्ष पूरी तरह से समानांतर स्टैक को मजबूर कर रहा है। माइंडसो कोई साइड प्रोजेक्ट नहीं है, यह दबाव में बनाए जा रहे पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। फिर व्यावसायिक पक्ष है। ZEPU का कहना है कि GLM इमेज की लागत बहुत ज्यादा है। उनके अपी मूल्य निर्धारण मॉडल के तहत एक इमेज बनाने में 0.1 युआन खर्च होता है, जो कि प्रति इमेज लगभग 0.01014 होता है। यह कीमत रिसर्च डेमो मूल्य निर्धारण नहीं है, यह बड़े पैमाने पर मूल्य निर्धारण है। और उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही एक तेज अनुकूलित संस्करण की उम्मीद है, जिसका अर्थ है कि वे केवल रिसर्च के बारे में नहीं बल्कि तैनाती और बाजार अपनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। लेख में उद्योग की टिप्पणी भी इस पर प्रकाश डालती है। फास्ट थिंक इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष और सेंसाइन के इंटेलिजेंस इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व डीन टिएनफैंग का कहना है कि JIPU हवाई कोलैबोरेशन ने पुष्टि की है कि घरेलू चिप्स जटिल आई कार्यों को संभाल सकते हैं।
उन्होंने इसे इस बात का एक और प्रमाण भी बताया कि बाहरी प्रौद्योगिकी अवरोधों के बावजूद चीन स्वतंत्र नवाचार के लिए प्रयास जारी रखता है। उनका अनुमान है कि अल्पावधि में इससे स्थानीय आय आपूर्ति श्रृंखला में विश्वास बढ़ेगा, खासकर असेंट चिप्स, असेंट फ्रेमवर्क और जू पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर भागीदारों के आसपास। लंबे समय में उनका मानना है कि आत्मनिर्भरता बढ़ने से आई कंप्यूटिंग मार्केट का स्वरूप बदल सकता है, विदेशी हार्डवेयर पर निर्भरता कम होगी और देशव्यापी इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन उन्होंने एक और हकीकत भी जोड़ी है, व्यावसायीकरण, विदेशी प्रतिस्पर्धा और सप्लाई चेन स्थिरता के लिए अभी भी निरंतर प्रयास की जरूरत है। इसके अलावा मार्केट का भी एक पहलू है। लेख में कहा गया है कि ओपनआई ने जीपू को सार्वजनिक रूप से एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में पहचाना है और जीपू को पब्लिक होने वाली पहली चीनी आई फर्मों में से एक बताया है, क्योंकि स्थानीय मॉडल रिसर्च से बड़े पैमाने पर व्यावसायिक अनुप्रयोगों की ओर बढ़ रहे हैं। लेख में दावा किया गया है कि तब से इसके शेयरों में 80% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जो चीन के आई उद्योग के लिए निवेशकों के उत्साह के कारण है। कहानी जीपू के कदम को हुआवेई की व्यापक रणनीति से जोड़कर समाप्त होती है। हवाई ने पहले अपने असेंट चिप सॉफ्टवेयर पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से ओपन सोर्स रिलीज करने की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य डेवलपर्स को इसकी क्षमता का पता लगाने और स्वतंत्र रूप से कस्टमाइज डेवलपमेंट करने में मदद करना था। गिनिनोय ने यह भी बताया कि न्यूरल नेटवर्क के लिए हुआवेई के कंप्यूट आर्किटेक्चर ने कंप्यूटिंग ऑप्टिमाइजेशन, संचार दक्षता और मेमोरी प्रबंधन में सफलता हासिल की है, जो शुरू से अंत तक प्रशिक्षण और परिनियोजन का समर्थन करता है। तो हाँ, असली संदेश स्पष्ट है, चीन घरेलू आई स्टैक के पीछे असली जोर लगा रहा है। अब चलिए एक और पावर मूव पर आते हैं। Veo 3.1 के साथ गूगल का डिस्ट्रीब्यूशन प्ले। गूगल ने Veo 3.1 में एक बड़ा अपडेट अनाउंस किया है। वीडियो के लिए जरूरी चीजें। हेडलाइन में किए गए सुधार बिल्कुल वही हैं जो क्रिएटर चाहते हैं, ज्यादा कंट्रोल, बेहतर कंसिस्टेंसी और ऐसे फॉर्मेट जो आज के समय में लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। सबसे पहले रेफरेंस इमेज। वो 3.1 अब रेफरेंस इमेज के आधार पर वीडियो बनाता है और गूगल इसे कम से कम प्रॉम्प्ट के साथ भी एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी बढ़ाने के तौर पर पेश करता है। यह आई वीडियो में किया गया सबसे बड़ा सुधार है, क्योंकि प्रॉम्प्टेड वीडियो अभी भी क्लंकी लगता है। रेफरेंस इमेज उस पूरे झंझट को शॉर्टकट कर देती है। दूसरा, वर्टिकल वीडियो सपोर्ट। वो 3.1 मोबाइल के लिए डिजाइन किए गए नेटिव वर्टिकल आउटपुट को सपोर्ट करता है। यह सिर्फ एक अच्छा विकल्प नहीं है अगर आप चाहते हैं कि YouTube शॉर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म पर आई वीडियो का असर दिखे, तो यह बहुत जरूरी है। तीसरा, रेजोल्यूशन अपग्रेड। सिस्टम 1080p आउटपुट और 4 के अपस्केलिंग को सपोर्ट करता है, जो उन यूजर्स के लिए है जो प्रोफेशनल वर्कफ्लो के लिए शार्प विजुअल चाहते हैं। और आई वीडियो में रेजोल्यूशन लोगों की सोच से ज्यादा मायने रखता है। बहुत से टूल छोटे प्रीव्यू साइज में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप कुछ साफ आउटपुट देने की कोशिश करते हैं तो खराब हो जाते हैं। दूसरी बड़ी रणनीतिक बात, वो कोई अकेला अलग थलग उत्पाद नहीं है। इसे तुरंत गूगल के पूरे इकोसिस्टम में लागू किया जा रहा है। अपडेट जेमिनाई ऐप, यूट्यूब, खास तौर पर शॉर्ट्स और यूट्यूब क्रिएट फ्लो, गूगल विट्स, जेमिनाई एपी और वर्ट XAI में उपलब्ध है। यह उपभोक्ता, निर्माता और उद्यम सभी के लिए एक साथ है। फिर उन्होंने बेहतर पहचान स्थिरता जैसे गुणवत्ता सुधारों का उल्लेख किया। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आई वीडियो में सबसे बड़ी कमजोरी कैरेक्टर स्थिरता है। आप बिना मॉडल के उन्हें किसी और में बदले दृश्यों में एक ही कैरेक्टर चाहते हैं। गूगल बैकग्राउंड और टेक्सचर पर बारीक नियंत्रण के बारे में भी बात करता है, जो संकेत देता है कि यह खिलौना जनरेटर से नियंत्रित उत्पादन उपकरण के करीब कुछ की ओर बढ़ रहा है। अब एक और विवरण है जो गूगल सिंथ आईडी से बहुत मिलता जुलता है। गूगल AI द्वारा बनाए गए वीडियो में सिंथ आईडी डिजिटल वाटरमार्क एम्बेड कर रहा है। यह पारदर्शिता और सामग्री सत्यापन के बारे में है। मूल रूप से गूगल आउटपुट लेयर में प्रामाणिकता संकेतों को हॉटवायर करने की कोशिश कर रहा है, और यह Veo को न केवल गुणवत्ता के मामले में प्रतिस्पर्धी बनाता है, बल्कि विश्वास और पहचान के मामले में भी प्रतिस्पर्धी बनाता है। लेख वो 3.1 को अन्य वीडियो जेनरेटर के सीधे प्रतिस्पर्धी के रूप में प्रस्तुत करता है, क्योंकि यह उच्च रिजोल्यूशन विकल्प, मोबाइल फर्स्ट आउटपुट और अंतर्निहित सत्यापन टूल प्रदान करता है। ऐसी चीजें जो कई पुराने संस्करण या प्रतिस्पर्धी प्लेटफॉर्म लगातार प्रदान नहीं करते हैं। शुरुआती प्रतिक्रिया बेहतर कथा नियंत्रण और गुणवत्ता पर प्रकाश डालती है, और लोग बारीकी से देख रहे हैं, क्योंकि गूगल स्पष्ट रूप से एक मॉडल नहीं, बल्कि एक आई सामग्री पारिस्थितिकी तंत्र बना रहा है। अब हम निर्माता टूल से वास्तविक दुनिया के सबसे प्रभावशाली अपडेट मेडगिम्मा 1.5 पर स्विच करते हैं। गूगल रिसर्च ने मेडगिम्मा 1.5 जारी करके अपने स्वास्थ्य आई डेवलपर फाउंडेशन प्रोग्राम हेडेफ का विस्तार किया। वे इसे मेडिकल इमेजिंग, टेक्स्ट और स्पीच सिस्टम बनाने वाले डेवलपर्स के लिए खुले शुरुआती बिंदु के रूप में प्रस्तुत करते हैं, फिर उन्हें स्थानीय वर्कफ्लो और नियमों के अनुसार अनुकूलित करते हैं। रिलीज का स्टार मेडगिम्मा 1.5 से 4B है, जो एक कॉम्पैक्ट मल्टी मॉडल मॉडल है। पिछला मेजमा 127B अधिक मांग वाले टेक्स्ट भारी उपयोग के मामलों के लिए उपलब्ध रहता है। मेडमा 1.5 से 4B टेक्स्ट, 2D इमेज,
हाई डायमेंशनल वॉल्यूम और पूरी स्लाइड पैथोलॉजी इमेज को सपोर्ट करता है। यह एक गंभीर रेंज है क्योंकि मेडिकल वर्कफ्लो सामान्य इमेज और टेक्स्ट टास्क से कहीं आगे है। एक बड़ा अपग्रेड हाई डायमेंशनल सीटी और एमआरआई के लिए सपोर्ट है। मॉडल 3D सीटी और एमआरआई वॉल्यूम को स्लाइस के सेट के साथ नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट के साथ प्रोसेस कर सकता है। यह स्लाइड से निकाले गए पैच पर ऑपरेट करके बड़ी हिस्टोपैथोलॉजी स्लाइड को भी हैंडल कर सकता है। फिर हमें इंटरनल बेंचमार्क पर बेंचमार्क सुधार मिलते हैं। बीमारी से संबंधित सीटी निष्कर्षों की सटीकता 58% से 61% तक बढ़ जाती है। एमआरआई बीमारी निष्कर्षों की सटीकता 51% से 65% तक बढ़ जाती है। हिस्टोपैथोलॉजी पर सिंगल स्लाइड मामलों पर रूएल्स को 0.02 से बढ़कर 0.49 हो जाता है, जो टास्क स्पेसिफिक पॉलीथ मॉडल के 0.498 रूएल्स को से मेल खाता है। फिर गूगल ऐसे बेंचमार्क हाईलाइट करता है जो प्रोडक्शन जैसे दिखते हैं। छाती के एक्सरे में एनाटॉमिकल लोकलाइजेशन के लिए चेस्ट इमेज जेनोम बेंचमार्क पर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन 3% से 38% तक सुधरता है। लॉन्गिट्यूडिनल चेस्ट एक्सरे तुलना के लिए MSCXRT बेंचमार्क पर मैक्रो एक्यूरेसी 61% से 66% तक बढ़ जाती है। चेस्ट रेडियोग्राफी, डर्मेटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी और ऑप्थेल्मोलॉजी में फैले इंटरनल सिंगल इमेज बेंचमार्क में औसत एक्यूरेसी 59% से 62% तक बढ़ जाती है। लेकिन सबसे व्यवहारिक अपग्रेड में से एक है डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्शन। मेडिकल लैब रिपोर्ट पर मॉडल लैब टाइप वैल्यू और यूनिट एक्सट्रैक्ट करते समय मैक्रो F1 को 60% से 78% तक बढ़ा देता है। यह वास्तविक दुनिया के अस्पताल और मरीज के वर्कफ्लो में बहुत बड़ा है क्योंकि यह अर्थ संरचित लैब PDF के भंगुर नियम आधारित पार्सिंग की आवश्यकता को कम करता है। उन्होंने एक उद्यम महत्वपूर्ण बात का भी उल्लेख किया। गूगल क्लाउड एप्लीकेशन सीधे डिककॉम के साथ काम कर सकते हैं क्योंकि डिककॉम मानक रेडियोलॉजी फाइल प्रारूप है। यह कई प्रणालियों के लिए कस्टम प्री प्रोसेसिंग की आवश्यकता को समाप्त करता है। फिर मेडगे एमा चिकित्सा तर्क में भी सुधार करता है। मेडका पर सटीकता 64% से बढ़कर 69% हो जाती है। EHRQA पर यह 68% से बढ़कर 90% हो जाती है। गूगल बताता है कि ये नंबर चार्ट सारांश, दिशानिर्देश, ग्राउंडिंग और क्लिनिकल नोट्स की तुलना में पुनर्प्राप्ति संवर्धित पीढ़ी जैसे वर्कफ्लो के लिए मायने रखते हैं। और 4B आकार व्यावहारिक रूप से लागतों को पूरा और ठीक ठाक बनाए रखता है। और मेजमा के साथ गूगल ने मेड असर भी जारी किया, जो एक कन्फर्मा आधारित मेडिकल स्पीच रिकग्निशन मॉडल है जो चेस्ट एक्सरे डिक्टेशन, रेडियोलॉजी रिपोर्ट और मेडिकल नोट्स जैसे क्लिनिकल ऑडियो के लिए तैयार किया गया है। MEDASR वर्टेक्स AI और हगिंग फेस पर उसी प्रोग्राम के माध्यम से उपलब्ध है। इसके बाद विस्पर लार्ज V3 के साथ बेंचमार्क तुलना आती है। मेडअसर चेस्ट एक्सरे डिक्टेशन शब्द त्रुटि दर को 12.5% से घटाकर 5.2% कर देता है, जिसका अर्थ है 58% कम ट्रांसक्रिप्शन त्रुटियां। व्यापक आंतरिक मेडिकल डिक्टेशन बेंचमार्क पर MEASR 5.2% वेर पर पहुंचता है, जबकि विस्पर लार्ज V3 28.2% 82% कम त्रुटियों पर है। यह वृद्धिशील नहीं है, यह एक डोमेन विशिष्ट अधिग्रहण है। अब हम एक भौतिक उत्पाद के साथ समाप्त करते हैं। रॉकिट के आई चश्मे केस 2026 में रॉकिट ने आई चश्मे का अनावरण किया, जिसमें एक अंतर्निहित डिस्प्ले नहीं है। इसके बजाय वॉइस असिस्टेंस और एक कैमरा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मॉडल को रॉकिट चश्मा शैली कहा जाता है और यह सीधे मेटा के रेबी बैंड श्रेणी को लक्षित करता है। उनका वजन 38.5 ग्राम है, जो मेटा के चश्मे से लगभग 20 ग्राम हल्का है। उन्हें खुले इंटरफेस के साथ डिजाइन किया गया है, इसलिए वे चैट, GPT, डीपसीक और किंग जैसी कई आई सेवाओं से जुड़ सकते हैं। उन्होंने गूगल मैप्स और माइक्रोसॉफ्ट अनुवाद के साथ संभावित एकीकरण का भी उल्लेख किया। वैश्विक बिक्री लॉन्च 19 जनवरी 2026 को निर्धारित है, जिसकी कीमत $299 है। चश्मे के अंदर रॉकेट एक दोहरी चिप वास्तुकला का उपयोग करता है। NXPRT 600 पावर एफिशिएंट निरंतर कार्यों को संभालता है और क्वालकॉम AR1 इमेज प्रोसेसिंग और आई को संभालता है। रॉकेट 12 घंटे तक उपयोग और 24 घंटे से अधिक स्टैंड बाय का दावा करता है। फीचर वाइज यह मेटा रिबेंट के समान है, जिसमें एक 2 MP कैमरा है, जिसमें सोनी सेंसर का उपयोग किया गया है, जो फर्स्ट पर्सन क्लिप के लिए 4 के वीडियो रिकॉर्डिंग करने में सक्षम है। 89 भाषाओं में अनुवाद का समर्थन किया गया है और वॉइस कमांड 12 भाषाओं में काम करते हैं। इंटरैक्शन में वॉइस, टच इनपुट, AI शॉर्टकट और नए हेड जेस्चर शामिल हैं। कॉल का जवाब देने के लिए सिर हिलाएं, उन्हें समाप्त करने के लिए सिर हिलाएं। वे दुनिया भर में प्लस या -15 डायोप्टर तक की ताकत के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन लेंस सेवा भी प्रदान करते हैं, जिसमें प्रगतिशील और धूप से सुरक्षा वाले लेंस शामिल हैं, जो उत्पाद को दैनिक उपयोग के लिए अधिक यथार्थवादी बनाता है। फिर सबसे असामान्य हिस्सा आता है, भुगतान। एंट इंटरनेशनल के सहयोग से रॉकेट ने अलीप पे प्लस ग्लास पे को एकीकृत किया। उपयोगकर्ता कैमरे का उपयोग करके QR कोड स्कैन करते हैं,
फिर उन देशों में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके फ्रेम के माध्यम से भुगतान की पुष्टि करते हैं जहां अलीपे पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एक डिस्प्ले वेरिएंट अभी भी आ रहा है। रॉकेट एक माइक्रो LED प्रोजेक्शन मॉडल बना रहा है जो टेक्स्ट और ग्राफिक्स को फील्ड ऑफ व्यू में डिस्प्ले करता है। इस वर्जन को बर्लिन में IFA 2025 में दिखाया गया था और किकस्टार्टर कैंपेन ने 24 घंटे में $500 मिलियन से ज्यादा जुटाए थे। इसे 2026 के वसंत में डिलीवर करने की योजना है। तो हाँ, चीन में फुल स्टैक AI इंडिपेंडेंस बनाने से लेकर गूगल द्वारा अपने इकोसिस्टम में AI वीडियो एम्बेड करने, मेडिकल AI को सही मायने में वर्कफ्लो के लिए तैयार करने, AI ग्लास को हल्का करने और पेमेंट जोड़ने तक इस हफ्ते काफी प्रगति हुई।